नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं सूबेदार मेजर रिटायर के.एस. परिहार फ्रॉम नैन गढ़वाल आज इस देवभूमि में, इस महर्षि कर्णक की तपोभूमि में, इस कर्ण प्रयाग में आप सभी पूर्व सैनिकों का, वीर नारियों का, खास करके जो अपने परिवार को छोड़ के आए हैं। पहाड़ों में क्या होता है उन सबका सम्मान करता हूं। पहाड़ों में होता क्या है कि प्लेन में स्त्रियां घर के अंदर रहती हैं, पुरुष ही बाहर जाता है। पहाड़ में पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर काम करते हैं। किसी के गाय बच्चियां घर में होंगी, फसल का समय होगा, रिमोट एरिया से चलकर आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य लोगों के साथ ही वीर नारियां, माता बहनों को मैं सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं कि आपने इस मंच में हमारी शोभा बढ़ाई। तो बहुत ज्यादा भूमिका न बनाते हुए विषय पर आते हैं। तो हम जो लोग सैनिक हैं, देश आजाद हुआ, आजादी से पहले आपको पता है राजा रजवाड़े थे, अंग्रेज भी ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए थे, व्यापार के मकसद से आए थे। उन्होंने हमारी सोच को पकड़ा और एक दिन हम उनके अधीन हुए। अधीनता में ही हमारी सेना का निर्माण हुआ और वो कुछ ऐसी चीजें हमें दे गए जिसका दंश आज तक हम झेल रहे हैं। जैसे एक सहायक प्रथा की जो बात अभी आने वाले रेफरेंस में की जाएगी, और भी कई ऐसी कुछ चीजें पॉजिटिव हुई, कुछ आने वाले समय के साथ और विकसित भारत के साथ अब अच्छी नीयत तब रही होंगी। यदि वही परंपराएं अच्छी थी तो आज का ब्रिटिश आर्मी में कोई किसी का सहायक होता है, बड्डी होता है, घर पे नौकर की तरह काम करता है, कुत्ता घुमाता है। अगर ये प्रथा इतनी अच्छी थी तो इसे आप अपने देश क्यों नहीं ले गए? वो अपने देश में वेदों को जरूर ले गए, अथर्ववेद का उन्होंने अध्ययन किया और 18वीं 19वीं शताब्दी तक जो बहुत गरीब देश चर्म छाले पहनते थे, वृक्षों की पत्तियों से अपने आप को लपेटते थे, और आज वो दुनिया के नंबर 1 वैज्ञानिक और नंबर 1 देश है, क्योंकि उनने उन ऋषि मुनियों की पद्धतियों का अध्ययन किया जिसे आप सब भूल गए। तो इसी प्रकार अन्य चीजें होती गई आजादी से लेकर आज तक। तो काम की बात करते हैं, आपके सोच पर उन्होंने अटैक किया और हम उसी सोच को लिए अपना सम्मान समझते हैं। जो गुलामी के तकाजे वो हमें दे गए उसे हम अपना अधिकार, सम्मान और इज्जत समझते हैं, जिसे छोड़ना होगा। सिर्फ नदी का नाम बदल देने से, शहर का नाम बदल देने से, गांव का नाम बदल देने से व्यवस्था नहीं बदलती, गुलामी नहीं जाती है। आजादी का स्वर्णिम काल चल रहा है, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बदलनी पड़ेगी ताकि हम आजाद भारत के सैनिक कहलाएं। इसलिए कह रहा हूं कि 1947 में जो पे कमिटी होती थी, कमीशन नहीं होता था, उसको बोलते थे पोस्ट वार पे कमीशन, यानी कि लड़ाई के बाद का जो कमीशन है। उस जमाने में बेसिक पे, डीए ऐसे सिस्टम नहीं थे। वार रिलेटेड भत्ते दिए जाते थे, क्योंकि आप लड़ाई के लिए कुछ विशेष तौर पर वहां पर रखे गए हैं। उन भत्तों को हटा दिया गया क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो चुका था। अब लड़ाई संबंधित भत्ते हटा देने से आप लोगों का वेतन बहुत कम हो गया, और यही रघुरमैया कमीशन 1960 में भी हुआ। उनने भी व्यवस्थाएं सेम रखी। बोलो एक सैनिक को परिभाषित कैसे किया जाए, एक अधिकारी को परिभाषित कैसे किया जाए? तो उनने कहा एक सिपाही वो होता है जो एक अकुशल मजदूर होता है। आप मजदूर हैं? मजदूर है? नहीं है, लेकिन आपकी परिभाषा में लिखा हुआ है, रेफरेंस संदर्भ पेज संख्या मेरे से ले जा सकते हैं, आप मजदूर ही थे। मजदूर के बाद आपको 1960 के दशक में भी वैसा ही रखा गया। अफसर को परिभाषित करने के लिए कहा गया कि एक ए क्लास ऑफिसर, जिसको जेटीएस कहते हैं, जूनियर टाइम स्केल, इच ये सेकंड लेफ्टिनेंट बराबर के होते हैं, ताकि उनके वेतन का निर्धारण किया जा सके और वहां पर उनका वेतन का, लेकिन आप लोगों को उसी प्रकार का रख दिया गया। 1973 के दौर में पहली बार आप सीसीएस में शामिल होते हैं, सेंट्रल सिविल सर्विसेज में शामिल होते हैं, और वो पहले तीनों सेनाएं कमेटी बनाती थी, और लेकिन अंग्रेजों के कुछ नियम इतने पारदर्शी थे, उसकी मैं अभी जाकर आगे जरा व्याख्या करूंगा। उन्होंने 75% पेंशन रखी थी, क्योंकि आप 15 साल में सिविल आदमी के बराबर इंक्रीजमेंट आपके लग नहीं पाएंगे, इसलिए 25% आपके पेंशन ऊपर, ताकि उसके जिस काउंटर पार्ट के बराबरी पर आप आते हैं उसकी बराबर पेंशन आप ले सके। लेकिन सीसीएस में हर किसी की स्वागत है सभी का। आइए, बहुत दूर से चलकर अभी भी लोग आ रहे हैं, जरा दिखाइए इनको। बड़े वृद्ध लोग लाठी दे के आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका जो आप यहाँ पर आ रहे हैं। तो उन्होंने सीसीएस में डाल दिया, सेंट्रल सिविल सर्विसेज में, और
जिस प्रकार सिविलियन का 60 साल नौकरी होती है और 50% बेसिक का पेंशन होती है, वही पॉलिसी आप पर लागू कर दी गई। वहां पर सवाल पूछा गया कि इतना कम हो गया तो क्या होगा? बोला समय समय पर एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, वन रैंक वन पेंशन जैसी व्यवस्था बनाएंगे ताकि इनका उत्थान हो सके, आगे बढ़ सके। बांग्लादेश युद्ध भी समाप्त हो गया था। युद्ध का इनाम यह हुआ कि आपके 25% पेंशन काट दी गई। जनरल मानेक साहब को तो 33 साल तक पेंशन ही नहीं देगी। थैंक यू। उस जमाने के लिए मैं किसी सरकार का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी पटल का नाम नहीं ले रहा हूँ। ये ऐतिहासिक घटनाक्रम आप लोगों को तोला कैसे जाता है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा था। वहां पर भी परिभाषित किया गया कि एक सोल्जर सेमी स्किल इंडस्ट्रियल लेबर के बराबर है। लेबर तो हैं आप, लेकिन औद्योगिक जगत, सब उद्योग जगत ऊपर उठने लगा था, एक औद्योगिक जगत के सेमी स्किल लेबर के बराबर आप, फुल स्किल अभी भी नहीं है। एक अधिकारी जो आईपीएस पुलिस सर्विस के जो आईपीएस होते उनके और जेटीएस के बराबर है। और इन्हें स्पेशल डिस्टरबेंस अलाउंस भी दिया जाए, क्योंकि ये कठिन हालतों में काम करते हैं। केवल वो काम करते हैं, आप नहीं काम करते हैं। वहां पर एक प्रश्न आया कि भारत का सबसे पुराना कमीशन जो 1922 से पहले का है, जूनियर कमीशन अफसर जिसको आप जेसीओ बोलते हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? उन्होंने फिर भी आपको डिस्टरबेंस अलाउंस नहीं दिया, जबकि पे कमीशन ने ये शब्द उठाया था, तब भी नहीं दिया। तो ये मत सोचे कि मिलिट्री सर्विस पे अफसर की तिगुनी है। मिलिट्री सर्विस पे के नाम पर वो डिस्टरबेंस अलाउंस 1973 से लेते आए हैं। झूठ बोलते हैं कि हमको पहली बार मिलिट्री सर्विस पे मिली, ये उसी का तो अप्रूव है। हमें तो मिला ही कुछ नहीं था, जो आज मिला वो भी 1/3 है। बताएंगे उसके बारे में अभी। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर डिस्टरबेंस अलाउंस भी ले लिया। हमारी क्वालिटी थोड़ी सी सेमी इंडस्ट्रियल तक ही आप ले आए। उसके बाद फोर्थ पे कमीशन कहता है सिपाही एक ऐसा रैंक है जिसकी सिविल काउंटर पार्ट से कोई तुलना नहीं होती। इसका ड्यूटी ऑफ चार्टर कुछ अलग ही है। थैंक यू। 5% पे बढ़ाई जाती है, वो फोर्थ पे कमीशन में हुआ। आज के जमाने के हिसाब से वो काफी कम है। नौकरी कम थी, इंक्रीजमेंट कम थे, केवल 10 ही इंक्रीजमेंट लगते थे। पुराने लोगों को पूछो, इंक्रीजमेंट 15 केवल फिफ्थ पे कमीशन में हुए है। 6 में 24 रनिंग पे बैंड था, 7 में 24 है। अभी उसके लेवल पे बात करेंगे जब वहां पर आएंगे। मैं तेज बोल रहा हूँ, समय नहीं मिल रहा है। बहुत कुछ कह सकता हूँ, बिना किताब के कह सकता हूँ, लेकिन उतना टाइम नहीं लग रहा है। तो फोर्थ पे कमीशन में आने पर आपने कहा हमें कुछ और दो। आपने स्पेशल डिस्टरबेंस अलाउंस के नाम पर, क्योंकि वार रिलेटेड पोस्ट वार पे कमीशन, वार रिलेटेड अलाउंस खत्म हुए तो बोला तनख्वाह कम हो रही है। एक सिविल अधिकारी से हमें कैसे अलग माना जाए? तो उस जमाने का उनका स्पेशल डिस्टरबेंस अलाउंस था 50 रुपया। कितना? सिविल जेटीएस शुरू होता था 1973 के दौर में 700 रुपया बेसिक वेतन। बात काट के दिखा देना कोई। और सेकंड लेफ्टिनेंट साहब 750 पर शुरू होते थे। एक स्पेशल स्टेटस इंजॉइंग आर्मी सर्विस ऊपर रखा जाता था। आपके लिए कुछ नहीं किया, ये कह रहा हूं, कुछ विशेष नहीं किया। फोर्थ पे कमीशन में बोला नहीं कुछ और मिलना चाहिए, तो बोला इनको रैंक पे दो। सेकंड लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट को नहीं मिलती थी। कैप्टन टू ब्रिगेडर एक स्पेशल अलाउंस मिलने लगा, उसको भी बेसिक में शामिल किया गया। उसको कहते थे रैंक पे। जो फोर्थ के कमीशन में एक कैप्टन की 200 थी और जो अपने ब्रिगेडियर साहब की थी उनकी थी 1200। ठीक हो गया। और अब फिफ्थ पे कमीशन, तब तक हमारे सैनिक को 5% एक्स्ट्रा पे और जीएसओ को जूनियर कमीशन गजेटेड क्लास बी का स्टेटस था। और एक पुराना सूबेदार की तनख्वाह कैप्टन से ज्यादा होती थी, क्योंकि पुराने सूबेदार के इंक्रीजमेंट लगे रहते थे, वो नया नया आता था, उससे ज्यादा हम लोग वेतन लेते थे। ये एक अच्छा सम्मान था जो आज नहीं है, उसकी बात करेंगे। आए फिफ्थ पे कमीशन में। फिफ्थ पे कमीशन में 40% पे जरूर बढ़ी। नहीं, 40% फिफ्थ पे में नहीं बढ़ी, वो बढ़ी करीब 22 से 25 के करीब। तो फिफ्थ पे कमीशन में बोला ठीक है, सबसे पहले हमारे 51 पे स्केल थे। कितने? 51। उनको मर्ज करके फिफ्थ पे कमीशन ने पे स्केल कितने बनाए? 34, जिसके आज के डेट में 18 लेवल है, बात करेंगे। 34 पे स्केलों में ABCDEF ग्रुप हुआ करते थे, पुराने फौजियों को पूछो। और उसके बाद उनने फोर्थ में भी ABCD होता था। फिफ्थ पे कमीशन ने उन्होंने बोला ग्रुप होंगे 3, X, Y और Z। और सिपाही को सेमी स्किल माना जाने लगा, सेमी स्किल और स्किल के बीच माने जाने लगा, थोड़ा ऊपर और आया। लेकिन जूनियर कमीशन अफसर को नीचे फेंक कर नॉन गजेटेड कर दिया गया फिफ्थ में ही। जहां पर नायब सूबेदार का वेतन 5620 था महाराज, वहां पर
आपके समकक्ष जो गजेटेड रैंक होता है डिफेंस सिविलियन, बाहर की तो बात ही नहीं करेंगे, आर्मी हेडक्वार्टर के बाबूजी सेक्शन ऑफिसर, उसका वेतन 7600 था। याद कर लेना, वहीं पर आप 2000 पीछे हो गए थे। तो उसके बाद वहां पर इतना ही सुधार हुआ तो उन्होंने उन चीजों को वहां पर भी रैंक पे जारी रही सर। रैंक पे को स्टार बेंच अलाउंस और रैंक पे सब मिलाकर रैंक पे ठीक दुगनी कर दी गई। अब 15 इंक्रीमेंट आपके लिए कर दिए गए, ये आपके लिए बेनिफिट रहा। पहले 10 साल के बाद सिपाही 15 तक वैसे ही बैठा रहता था, 14वें साल में तो वो जाके टीएस लेफ्टिनेंट और टीएस नायक बन के रिटायर होते थे। गलत तो नहीं बोला मैंने? सही बात है, याद कीजिए। और अब आते हैं 6 पे कमीशन। 4th में भी उनका रनिंग पे बैंड था, लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर। और 5th में एक चीज और हुई साहब, उनका एक रैंक अपमर्ज हुआ, सेकंड लेफ्टिनेंट को एबोलिस्ट करके लेफ्टिनेंट से शुरू होने लगे और 2 स्टार होने लगे। कहा यह गया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और सिविल काउंटर पार्ट के समानता के लिए वहां स्टार की संख्या ज्यादा है। एक स्टार में बोला कोई कहना नहीं मानेगा, बाढ़ राहत, बीओपी ऑफ बॉर्डर एंड एंड सीआईसीटी ऑपरेशन नॉर्थ ईस्ट एंड उस जमाने में उसका ज्यादा प्रचलन था। तो लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा, जब एक नाम सुधार एनर्जी में जाता उसको 2 स्टार देते हो आप कंपेरेटिव के लिए, तो आम हालत में क्यों नहीं दे देते थे? जब वो ना भाई आपका स्टार क्यों नहीं बढ़ाया? क्योंकि आपका स्टार बढ़ा के वैल्यू बढ़नी थी, आपने वेतन की मांग करनी थी और डिफेंस बजट पर लोड पड़ना था, जो वो नहीं चाहते थे तो नहीं किया। तो ये मत सोचिए 5th पे कमीशन में एक अपग्रेड, 6 पे कमीशन में ब्रिगेडियर साहब और कर्नल साहब पे बैंड 3 में थे, उसको कहां ले गए? हो पे बैंड 4 में ले गए। जबरदस्त पे स्केल में उछाल आया। शॉर्ट में बोल रहा हूं, रनिंग पे बैंड रखा गया जो जहां तक जा सकता है। एक पॉलिसी और आई, एसीपी की पॉलिसी, उनके लिए 5th में भी थी, आपके लिए केवल टीएस था उसकी जगह। एसीपी पॉलिसी आपके लिए भी आ गया, आपके लिए 8, 16, 24 कर दिया गया। किसी ने ये नहीं बोला सिपाही की नौकरी होती कितने 17, तो 3 एसीपी पे लेता ही नहीं, तो इसका समय घटाओ 5, 10, 15 क्यों नहीं करा आपने? जब एक सिविल एम्प्लॉयर अपने तीनों एसीपी लेता तो जवान का क्या दोष है, उस नायक का क्या दोष है? सिपाही और नायक मिला के दोनों आर्मी की 60% स्ट्रेंथ आपने बाहर कर दी। 40% में भी एक हवलदार जी उसको अटेंड करता है 24वें साल में और उसी साल वो घर भी चला जाता है। अगर वो 2 साल बढ़ाता है आपकी डेट पर तो उसकी लास्ट बेसिक जाती है 47,600, जबकि उसका अंतरिम वेतन है 57,500। जब ओआरपी हुई तो 57,500 का कैलकुलेशन क्यों नहीं करा आपने? यही तो मांग है। माना कि कम भी था। जब एक अधिकारी रिटायर होता तो कर्नल से नीचे रिटायर नहीं हो सकता, यदि होगा तो वीआरएस कहलाएगा और उसको फैसिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि नेचुरल 13 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल इसलिए रखा कि 14 साल मैक्सिमम नौकरी एसएस कमीशन की है। एक शॉर्ट सर्विस में स्वेच्छा से घर जाने वाले के लिए आप तीनों प्रमोशन वैल्यूज रखते हैं, प्रमोशन भी लेते हैं, पे भी लेते हैं। एक बंदा जो नौकरी सिपाही की ड्यूटी ही कर रहा, खाली अपग्रेडेशन ले रहा है, उसको आपने छोड़ दिया, उसकी नौकरी का ख्याल ही नहीं किया। कुछ दोस्त हमारा भी है, आज अपना दोस्त देखो, आपके भाई अगर यहाँ पर शहरी आ गई सुनेंगे और दारू आ गई है, ग्रोसरी आ गई है, आपका नंबर पड़ेगा 30वें दिन, तब आप देखना सैनिक होते कितने हैं। और जब अधिकार की बात आती है, संगठन की मजबूती की बात आती है, आप पीछे मुड़कर अपनी संख्या देखो, यहां फर्क पड़ता है। इसमें हमें कुछ नहीं मिला, क्या करें नॉलेज और जानकारी का? कौन साथ देगा मेरा? बोलो साथ हो गए? साथ हो गए तो मिलेगा भी। चैलेंज करता हूं पूरी सरकार, आईएएस अधिकारी और ब्यूरोक्रेट्स जो वहां पे कमीशन में बैठते हैं, वो मेरे सवाल का जवाब दे दे, मैं पेंशन छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं है, जो सच है वही बोल रहा हूं, ठीक है? उसके बाद ठीक है, एक नया मैकेनिज्म आया। उसके अलावा रनिंग पे बैंड में उच्च मान तक पहुंचने के लिए यदि वो सिपाही ही रह गया तो ऊंचे वेतनमान को नहीं पकड़ पाएगा, इसलिए इसके इंक्रीजमेंट अनवरत लगते रहेंगे, यही मतलब हुआ। इसलिए एसीपी का पीरियड कम करते तो उसके इंक्रीजमेंट और ज्यादा लगते या कम? ज्यादा लगते हैं ना। मैम सुधार के 3-4 इंक्रीजमेंट लेके रिटायर होता ना सिपाही, जो आप चाहते नहीं थे। और मैम सुधार को तो पहले आपने कहां फेंक दिया? नीचे। यदि मांगेगा भी, पहले तो मांगेगा नहीं, और मांग भी दिया तो आसमान से गिरेगा तो कहां अटकेगा? खजूर पर। पुरानी परिभाषा, कहां अटकेगा? फिक्स कर। दवाई इतनी बढ़िया कर रही है, आपको पता नहीं चलता हमारा। फिर आया मिलिट्री सर्विस पे एक नया मैकेनिज्म के तौर पर देता हूं डी। अच्छा क्या दिया? उसमें साफ लिखा गया
जेसो जवान और शॉर्ट सर्विस अधिकारी कम सर्विस में रिटायर होने की वजह से भी सिविल काउंटर पार्ट की बराबरी करने के लिए एक स्पेशल मिलिट्री सर्विस पे पहली बार दी जाती है और रैंक पे को वेतन में मर्ज कर दिया जाता है, जिसका आप क्लेम करते हो कि वो रैंक के बदले है, रैंक पे के। ऐसा नहीं है, वो मर्ज हो गया आपका वेतन। जरा कैलकुलेशन करके देखिए, ठीक है साहब। तो वो भी कम सर्विस वालों के लिए नाम पर बंदूक रख के ली गई उनके कंधे पर, और 57 से 60 साल नौकरी करने वाले कितना ले गए? 3 गुना। कितना ले गए? अब करते हैं ओआरपी की बात। ओआरपी किसके नाम पर आई? आपके नाम पर आई। ले कौन गया 3 गुना? 57 से 60। 57 से 60 वाले को यदि ओआरपी लागू है तो फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस का क्या दोष है? उनको क्यों नहीं देते आप? और जो सिविल कर्मचारी 60 साल में रिटायर हो रहा है उसकी भी कोई गलती नहीं, उसको भी दो। आपने एक गलत फिगर दे दिया पूरे देश को, एक गलत धारणा बना दी कि ओआरपी किसके लिए है। आपने उस कॉन्सेप्ट को ही बदल डाला अपने निजी स्वार्थ के लिए। 3% लोगों ने 97% लोगों का हक मारा और फॉर्मूला भी एक जैसा लगा दिया। 15 साल और 57 साल का एक ही फॉर्मूला, मिनिमम मैक्सिमम एक फॉर्मूला। मेरे पुराने जेसो साहब रिटायर मेरे प्लाटून हवलदार रहे हुए नंदा साहब माना 20वें साल में नायब सूबेदार बने। कहाँ थे? मिले, बड़ी खुशी हुई कि 9th का कोई मिला मुझे। और एक ही यूनिट फास्ट है उसमें नायब सूबेदार बन गया 15 में। अब तो एक का बना 25वें साल में। भाई हवलदार जी नंबर पास तो हो रखा तू, लेकिन नौकरी नहीं बढ़ाएगा तो हवलदारी में कहां चला जाएगा? घर, इसलिए नौकरी बढ़ा ले। 25वें में एक नायब सूबेदार बना, उनने तीनों का बट्टा 3 कर दिया कि मैक्सिमम मिनिमम का डाटा निकाल के यहाँ पर आप पेंशन है। ये गलत फॉर्मूला है। लैंड पंडित जी क्यों छोड़ा आपने, जो डायरेक्ट नायब सूबेदार आता है? इंक्रीजमेंट उसने लेने थे, उस पर सेट क्यों नहीं किया आपने हमारे को? लेफ्टिनेंट साहब के 1,93,000 आप 31वें साल में पकड़ लेते हो और 2 साल खाली रखते हो। रैंक, स्पेशल रैंक इंसेंटिव मांग रहे हो। कभी आप बोल रहे हो कि एनएफयू दे दो, उस पर बात मैं चर्चा करूंगा, स्पेशली उतना टाइम नहीं है। तो ये चीजें हुई हैं आपके साथ। और 7th पे कमीशन ने थोड़ा अच्छा करने की कोशिश की थी, उसने लेवल बना दिए 1 से लेकर 18 तक। सिपाही लेवल 3 ग्रेड पे 2000, नायक 2400, हवलदार जी 28, नायब सूबेदार 4200, सूबेदार 46, सूबेदार मेजर 4800। इससे ऊपर आपका कोई खरा नहीं है। और उस लेवल में एक 9 लेवल है जिसका 5400 ग्रेड है। उसके बाद ऑफिसर स्किल शुरू होती है। आपको उस लायक ही नहीं समझा, एक लेवल 9 तो खाली जा रखा है, वहां भी नहीं पहुंचे आप। क्यों? क्योंकि आपको डाउन फॉर पहले ही कर दिया था। तो सिपाही ऊपर कहां से आया? और अपने आप 7th पे कमीशन में क्या छूटा था? एक ही रैंक छूटा था, लेफ्टिनेंट कर्नल। क्योंकि एसएस कमीशन लेफ्टिनेंट कर्नल बन के घर जा रहा है कि नहीं? उसको अच्छा वेतन, अच्छी सुविधा और अच्छा गिरिजी कॉमेंट जो उसका बनता उसको देके भेजना है आपने। और एक 26वें साल तक आप कर्नल नहीं बन पाओगे, टीएस बनोगे, सारे कर्नल नहीं बनते। इसलिए बोला लेफ्टिनेंट कर्नल को भी कहां डालो? पेमेंट 4 में 1,16,700 बेसिक पे शुरू होता है। और मेजर से उसमें परिवर्तन में 34,300 वेतन बढ़ता है। और 24वें साल में जाके हवलदार जी जब बड़ा मुश्किल से एसीपी हवलदार बनता है, रुपए बढ़ते हैं 800। कितने? 800 को वहां से गुणा कर लेना, 40 गुना विसंगति है। जैसा डिसेबिलिटी वगैरह में औरों में बनाया, कहां से होना? सब कुछ तो परसेंट बेस कर दिया। जिसकी बेसिक ज्यादा उसका परसेंट ज्यादा। मैं आपको पूछता हूं, इन वीर नारियों का, माता बहनों का क्या दोष है जो कि भारत सरकार का मिनिमम वेतन 18,000 है, एक सिपाही का मिनिमम वेतन 21,700 है। तो फैमिली पेंशन का निर्धारण आप 9,000 पर क्यों कर रहे हैं? 21,700 मिनिमम पर क्यों नहीं किया जा सकता? और उसमें डीए लगेगा तो इनका 30,000 वेतन हो जाएगा, इनका 13,000 से ऊपर किसका नहीं है। 9,000 गुणा 44% जो भी आज का डीए है वो जोड़ लेना, इतना ही तो होता हो। सही बोला मैंने? ऐसी डिसेबिलिटी का है। डिसेबिलिटी स्लैब होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ना कि परसेंट बेसिस कि सिपाही से हवलदार तक इतना स्लैब, जैसे का ये स्लैब अफसर का, तब अंतर बहुत कम रहेगा। या एक जैसा कर दो, एक हाथ कटने पर दोनों की डिसेबिलिटी 50,000, खत्म बात। सही था गलत था? क्योंकि ड्यूटी ऑफ चार्टर का आपको वेतन मिल रहा है ना। डिसेबिलिटी में अंग गया, अंग भंग दोनों का बराबर हुआ है ना, तो उसका पैसा तो बराबर होना चाहिए मेरी राय से। मिलिट्री सर्विस के बराबर होने चाहिए। इसी 9 सितंबर को हमारा कोर्ट केस में डेट है। 3 डेटों में ये भाग चुके हैं। एक इनने जज बदल दिया। सुन लीजिए, यदि आप में दम थी
तो कोर्ट में बहस क्यों नहीं करते आप? भाग क्यों रहे? 2 केसों में हमको टरका दिया। अब बोलते हैं 9 तारीख सितंबर को तारीख पे तारीख, ताकि इनके पास पैसे नहीं रहेंगे। आप पे दम थी, आपने किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। जब जज ने पूछा, वकील ने पूछा कि मिलिट्री सर्विस पे ड्यूटी चार्टर बेसिस और ये रिस्क बेसिस, वो बोलते सर ड्यूटी चार्टर। तो भाई लेफ्टिनेंट एंड ब्रिगेडियर इक्वल ड्यूटी चार्टर, ऐसा हो सकता है? ब्रिगेडियर 3 पलटून का मालिक होता है, लेफ्टिनेंट को 1 सिपाही के बराबर पता नहीं होता। ड्यूटी चार्टर बेसिस है तो सिपाही और सूबेदार एक ही ड्यूटी चार्टर बनाते हैं? नहीं आते ना। फिर एमएनएस अफसर का ड्यूटी ऑफ चार्टर बताइए कि आज शिप में जो लगती है, हार्डशिप में जो लगती है, फील्ड में जो जाती है, बैटल ग्राउंड में जो आती है, फिर उनका हमारे से दुगना क्यों है? उनने पूछा आपको चाहिए क्या? एमएनएस के बराबर चाहिए या अधिकारी के बराबर? हमने कहा एमएनएस एक एग्जाम्पल था, हमें अधिकारी के बराबर चाहिए, क्योंकि ये अन्याय है। ठीक हो गया? केस लड़ने में पैसा लगता है, जेब से फंड। आपका घर मेरा घर दोनों का पेंशन से चल रहा साहब। लोग बोलते हैं डोनेशन ले लिया, ये कर लिया। बिना पैसे की कोई संस्था चलती है? आप चला दोगे? कोर्ट में पैसा क्या तारीखें नहीं लगी हुई हैं? और कुछ चीजें कोर्ट से ही सॉल्व होती हैं, उसी पटल से सॉल्व होते हैं, कुछ सामाजिक रिवोल्यूशन से सॉल्व होते हैं। जैसे कि आप लोगों के लिए मेरे दिमाग में एक पॉइंट है कि हर कोई कहता है कि गढ़वाली पलायन हो गए, देहरादून क्यों गया? मेरा जवाब है नॉर्थ ईस्ट वाले क्यों नहीं गए, लेह लद्दाख के लामा क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको हिल ट्राइबल्स का दर्जा लागू है, शेड्यूल ट्राइब कहते हैं जिसे। हमें हिल ट्राइब का दर्जा क्यों नहीं दिया, आरक्षण क्यों नहीं दिया? ये लोग भी नहीं जाते। और कोई नीतिमाना बॉर्डर की रक्षा करता, कोई हर्षिल बॉर्डर की रक्षा करता, सोल्जर तो आप थे ही। आज रशिया में भी पलायन है, गांव के गांव खाली हो गए, चाइना ने अपने गांव बसा दिए। वहां एक दिन छंग छुंग वाले मिलेंगे हमें कहां? ऊपर नीतिमाना में बद्रीनाथ कम जाएंगे और उनसे मिलने ज्यादा जाएंगे। ताली बजाओ, बहुत अच्छा प्लान है, सुरक्षा हो रही है देश की, बहुत ही बढ़िया है साहब। और हमारे साथ तो गढ़वाली को देख के ना ज्यादा ही दबाते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध है, 3 विक्टोरिया क्रॉस है हमारे। कितने? क्योंकि अंग्रेज निष्पक्ष न्याय देते थे, यस तो यस, नो तो नो। 3 पलटनों ने कारगिल में लड़ाई लड़ी। कह देना कि ये देश के खिलाफ है, पर बोल देना हिल हो जाए, पर मैं बोलूंगा। तीनों पलटनों ने जुबर हिल, पता नहीं कितने कितने हिल कब्जा की। सेना मेडल 18 गढ़वाल खड़े होना, सेना मेडल से ऊपर कोई रैंक, कोई मेडल है? लड़ाई लड़ी आपकी यूनिट के 18। क्या परमवीर चक्र आप नहीं हो सकते थे? मिलना था ना। तो हमें कम क्यों आंकते हैं? हमारे अधिकारी सबसे ज्यादा निगम में सबसे ज्यादा गढ़वाल ग्रुप को दबाया जाता है। बैठ जाओ। इसलिए क्योंकि हम उल्लू हैं, नया नहीं। हमें अपना अधिकार पता नहीं, गढ़वाली जैसा कोई योला नहीं है, लेकिन उसका जमीन दबा हुआ है, मरा हुआ है, बुझा हुआ है। यही तो बता रहा हूं। 17 गढ़वाल कोई है? 18 10 गढ़वाल आपके मैडम। ज्यादा ज्यादा लॉलीपॉप विदेशी भी दिया ना, 2 ले। ऐसे मेरा बेटा भी जा रहा है विदेश, ऐसे चला, वो भी डॉलर आएगा। ठीक है, हो गया। और अभी अंतिम बात बताता हूं, मेरी माटी मेरा देश के नाम पर बड़े बड़े अवार्ड वाले छूट गए, उनका नाम याद करना। मेरे गांव का नाम है गब्बर सिंह फट गढ़वाल, और AOM सेना मेडल है, नाम ही नहीं आया मेरी माटी मेरे देश में। और जो घर में आके मर रहा है प्रधान जी सिफारिश से, उसकी मेमोरियल में नाम लिख दे रहे हैं। पूछना राट पूर्व सैनिक संघर्ष समिति के, जो हमारा राट पूर्व जन कल्याण समिति के, इनके पास भी सबूत है, मेरे पास भी सबूत है। ऐसा होना नहीं चाहिए। उन लोगों का रिकॉर्ड के थोड़ा नाम लाइए जो वास्तव में शहीद थे, चाहे बीमारी से मरा, उसमें गिरीफ भी शामिल है सर। पैरामिलिट्री फोर्स को छोड़ के उनको शहीद का दर्जा नहीं मिला, गवर्नमेंट देगी तो वो भी करेंगे, लेकिन गिरीफ भी फौज ही है। मर गया होगा ना कहीं रोड बनाने में, जेसीबी से गिर गया होगा, बनाए मेमोरियल, क्या जरूरत नहीं बनाई जा सकती? हो सकता है। सम्मान कीजिए, खुद सम्मानित रहिए, अपना आत्मसम्मान पहचाइए, लड़ाई में जरूर साथ दीजिए। बहुत सारे पॉइंट कह दिए हैं, बहुत कुछ छूट गया है, लेकिन उसके अलावा वेलफेयर केसेस की जहां तक बात करते हैं, ईसीएच के लिए 10,000 कंज्यूमर चाहिए, कार्ड पुरानों का नहीं है, तो मेडिकल अलाउंस लेके खुश है। जब बीमार होंगे तब पता चलेगा आपको, बनाइए ताकि लोग अपील कर सकें आपके लिए, ईसीएच के लिए। दूसरा, रूट्स कहां से कहां है? अपने नियरेस्ट ईसीएच की दूरी लास्ट आइसोलेटेड गांव से दें, न कि करण प्रयाग से। नापे सही सर पहले। मैं देवाल के लिए ईसीएच की मांग करूंगा तो घेस से नापूंगा। एग्जाम्पल सही हो गया? हाँ, देवाल से नहीं नापूंगा, उससे बहुत दूर है घेस, 1 दिन लगता पूरा जाने में। इसी प्रकार से तीसरा बोला डॉक्टर तैयार नहीं होते, ये नहीं होते, वो तो हो जाएगा। इसी प्रकार कैंटीनें कम से कम 5,000 कंज्यूमर पर मिलती है। कितने पे? 5,000 कंज्यूमर
कार्ड बनाइए, रखिए, ये है इतने छुट्टी आते हैं, इतने जाते हैं, उनका भी डाटा रखो कि एक गांव में 20 फौजी हैं, 25 गांव के इतने हैं, साल में कम से कम 2 छुट्टी आते हैं। हो सकता नहीं अभी उनको भी चाहिए साहब। फौज में उतना दूर रहा, फिर दारू लेने में देहरादून गया, तो 7 दिन की 8 दिन की उसकी छुट्टी घर कब रहेगा? होना चाहिए ना उसके लिए भी। और जो हमारे विधवाएं, हमारे जो विडोज हैं, माताएं बहनें हैं, उनके परिवारों की जो समस्याएं हैं, एक ऐसी भी समस्या बिजली पानी की समस्या होती है। पड़ोसी ने बोला सरका दिया होगा, जा तो जेब में जैन भाई मैं तो सीधा मैं तो हाथ गए सीधा मेरा तो फलाना देवता लगा दूंगा, ऐसा भी है तो उनकी समस्या सॉल्व करना आपके काम है। इसके अलावा कई स्थानीय प्रॉब्लम, 7-8 जमीन के किस्से, ये हमारे सबसे कर्मठ जिनका कोई नाम नहीं, हमेशा पीछे रहते, लेकिन मैं उनका सबसे ज्यादा सहयोग मानता हूँ विक्रम चौधरी जो यूथ फाउंडेशन के हैं। गढ़वाल खड़े हो जाइए साहब। गढ़वाल में मिशन चलाते हैं, भर्ती के लिए लोगों को ट्रेनिंग अलग देते हैं और सारे गढ़वाल को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति का स्पेशली सम्मान होना चाहिए। सम्मानित सभी हैं, लेकिन इस व्यवस्था के कोऑर्डिनेशन में उनका बहुत बहुत आभार हमको सबको करना चाहिए। और भी स्थानीय समस्या, स्कूलों की समस्याएं, देहरादून में सब्जी की दुकानें कम, एकेडमी ज्यादा, तुझे मैं अफसर बना दूंगा, तेरे खानदान में कोई है ऑफिसर, फीस ले रहे हो पूरे साल की। साहब मैंने सीधा कप्तान साहब को बोला, सर्किल इंस्पेक्टर को, मुझे शिक्षा विभाग की गाइडलाइन चाहिए, एक बार में 6 महीने से ऊपर आप फीस नहीं ले सकते। पहला महीना ट्रायल होता है, यदि उसे पसंद नहीं तो पूरी फीस लौटाएंगे आप, और तीसरे महीने तक आप कितना % काटेंगे, बाकी पैसा आपको वापस करना पड़ेगा, ताकि ऑप्शन है अगले 6 महीने बाद वो ना आना चाहिए। एक तो गार्जियन को बोझ नहीं पड़ेगा ना साल भर का देने का, 2 सेमेस्टर तो हो गए, और वो नहीं चाहता है तो वो चेंज कर सकता है। आप लोनिंग भी करा दो साल भर, उसके बाद तो आप या ना। ऐसे केसों को भी हमने उछालना है। उत्तराखंड के निर्माण में, देश के भविष्य को उज्जवल करने में, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था में, भौगोलिक बनावट में, प्राकृतिक मान्यताओं में और इनके उत्थान के लिए भी जो भी मुझसे बन पड़ता है, मैं विजय पथ यूट्यूब पर उनको दर्शाता हूँ। बहुत सारे लोग उसे देखते हैं, बारीकी से मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। देखोगे तो, क्योंकि मैं आपके गाँव नहीं आ सकता हूँ, स्टेज पे मुझे बोलने का उतना मौका नहीं मिलता है। बाकियों का भी सम्मान करना, अभी कार्य करने का भी गठन होता है। क्षमा चाहता हूं कि जितना मुझे समय दिया गया था उससे कुछ ज्यादा बोल गया हूं, इसलिए धन्यवाद करता हूं इस जनता का, आप सभी का एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद प्रिया साहब।